तवांग की मॉनेस्ट्री में लगभग 500 से भी ज्यादा लामा रहते हैं जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिन बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ में था, उनकी बातें और उनकी कहानियां लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई थी और मुझे ये जान थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद, देखो, यूं तो तनाव के हजारों का थोड़ी देर वहीं रुकने के तवांग की मॉनेस्ट्री में लगभग 500 से भी ज्यादा लामा रहते हैं जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिन बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ में था, उनकी बातें और उनकी कहानियां लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई थी और मुझे ये जानकर हैरानी और खुशी दोनों थी कि अब मैं सामने से ये सब तो होते देख रहा था। इस यात्रा की शुरुआत में ही उन्होंने कुछ लोगों की परेशानियों को चुटकी बजाते ही हल कर दिया था, जबकि उनकी वो परेशानियां उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक थी। बुद्धिस्ट मंक टोशिन के साथ मेरी ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा में बदल गई थी जहां मैं एक इंसान को ठीक तरह से कैसे जीना चाहिए ये सीखते हुए देख रहा था। मैंने ये बात बुद्धिस्ट मंक टोशिन से नहीं बोली, लेकिन अब मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि शायद आज तक मैंने भी सही तरीके से अपनी लाइफ को नहीं जिया। ज्यादा टेंशन लेना, काम बिगड़ जाने पर किस्मत को दोष देना और सफलता ना मिलने पर हार मान लेना, मैंने भी तो यही किया था और शायद मैं ही नहीं बल्कि हम सब यही करते हैं। लेकिन अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने अपनी लाइफ के ना जाने कितने ही कीमती पलों को यूं ही बर्बाद कर दिया था। यात्रा के दौरान बुद्धिस्ट मंक टोशिन और हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे हम पूरी तरह से चौंक गए थे, या फिर यूं कहें कि मैं ही चौंक गया था, क्योंकि बुद्धिस्ट मंक टोशिन के चेहरे पर मुझे एक भी चिंता की लकीर नजर नहीं आ रही थी। हमारे सामने ही एक 25-26 साल की लड़की आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाती, बुद्धिस्ट मंक टोशिन ने शांति से रोकते हुए कहा, अगर मरने से ही सारी परेशानियों का समाधान मिल जाता तो आज तक आधी दुनिया मर के ही अपनी परेशानियों को खत्म कर देती। क्या हुआ, मुझे बताओ। नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। अगर मैंने अपनी जान नहीं दी तो मेरे माता पिता का बहुत अपमान होगा। मेरे जीने की अब कोई भी वजह मुझे नजर नहीं आ रही। आप नहीं जानते, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ दुख ही दुख झेला है और अब मुझसे और नहीं सहा जाता। क्या भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा था? नहीं, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। उस लड़की की बात सुनकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद वो अपनी मर्जी की शादी करना चाहती होगी, लेकिन यहां पर मैं पूरी तरह से गलत था। मैंने जब सच्चाई को जाना तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही थी। मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे अपने मरने की वजह बता दो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं या फिर तुम्हारे मरने की वजह को सही समझ सकूं, क्योंकि दुनिया में इतना बड़ा कोई भी दुख नहीं है जिससे कोई भी इंसान अपनी जान को यूं ही गंवा दे। गुरुजी, मेरा नाम समकी है। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी बेटी हूं। मुझसे छोटी 2 बहनें और 1 भाई है। मेरे पिता बहुत सशक्त इंसान नहीं है। हम एक छोटे से घर में एक छोटी आमदनी में ही गुजारा करते थे। फिर मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी, जिनके यहां मैं पत्नी बनकर गई। शुरुआत में तो वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी और वो बहस बड़ी लड़ाई और झगड़े में बदलने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि मेरा पति मुझे मारने पीटने लगा और वो अक्सर शराब पीकर भी आने लगा। पहले मैंने सोचा था कि उसे तलाक दे दूंगी और उसे छुटकारा पालूंगी, लेकिन फिर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सिखाया कि तलाक लेने से मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन जाऊंगी। लेकिन कल इन सब से परेशान होकर मैंने अपने पति का घर छोड़ दिया।
पर मैं अब अपने घर वापस भी नहीं जा सकती। मेरे घर वापस जाने से मेरे भाई बहनों की शादी में परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और साथ ही मैं अपने माँ बाप पर एक बोझ बनकर रह जाऊंगी। इससे तो अच्छा यही है ना कि मैं अपनी जान दे दूं। मैं बहुत दुखी हूं गुरुजी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मरने की सोच रही थी? इसे दुख नहीं कहते, इसे बस परिस्थितियों का बदलना और अपने हित में ना होना कहते हैं। जो फैसला तुम्हें पहले ले लेना चाहिए था वो तुमने अब लिया है कि तुमने अपने पति का घर छोड़ दिया। जहां रिश्तों के सुधरने की गुंजाइश ही ना हो, जिस रिश्ते में मान सम्मान ना हो, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये कोई गलत फैसला नहीं है, बल्कि तुमने सही किया। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुमने अपनी इन परेशानियों को किसी के सामने रखा था? क्या तुमने इसका समाधान निकालने की बात सोची थी? मैंने अपने माता पिता को बताया था, फिर ये बात कुछ रिश्तेदारों को पता चल गई। मेरी फिक्र में उन्होंने कई तरह की सलाह भी दी कि मैं अपने हक की मांग करूं और अपने पति को सही रास्ता दिखाऊं। किसी ने मुझे बताया कि मुझे चुप रहना चाहिए और किसी ने यह कहा कि हम औरतों के तो नसीब में ही यही होता है, इसीलिए मुझे इसे अपना नसीब मानकर चुप रहना चाहिए। और किसी ने मुझसे कहा कि चुप रहना गलत है, तो मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। गुरुजी, मैंने सब कुछ किया, जैसा जैसा मुझे सबने समझाया मैं वो सब करती चली गई। मैंने सोचा कोई तो रास्ता होगा जो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर मेरी फूटी किस्मत, जिसमें सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं, आखिर मुझे अपना ससुराल छोड़ना ही पड़ा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि तुमने अपने दुख को लोगों के साथ इतना बांट दिया कि वो बांटते हुए ही बढ़ता चला गया, और बदले में तुम्हें सिर्फ मिली ऐसी सलाह जो उनकी सोच और समझ के हिसाब से सही थी, ना कि जो तुम्हारे लिए सही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उन सबको मेरी चिंता थी, इसीलिए तो उन्होंने मुझे वो सलाहें दी। क्या मेरे साथ जो गलत हुआ उसमें मेरी कोई गलती थी? लोगों ने भले ही तुम्हारी खुद के भले के लिए तुम्हारा अच्छा सोचकर तुम्हें सलाह दी हो, लेकिन उनके दिमाग में उस समय जो बात आई थी, उनकी सोचने की क्षमता के हिसाब से उसी तरह की सलाह दी उन्होंने तुम्हें। लेकिन जरूरी तो नहीं कि तुम उनकी सलाह को मानकर अपनी निजी जिंदगी में उसे अपना ही लो। तुम्हारा और तुम्हारे पति के बीच का रिश्ता, या फिर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार के बीच की बात को किसी तीसरे के सामने रखने जाओगी तो हमेशा परिणाम वही होगा जो इस बार हुआ। तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में अपने माता पिता और अपनी ससुराल के बीच में ही रखना था, ताकि जो भी फैसला लिया जाता तुम लोगों की आपसी सोच समझ से लिया जाता। लेकिन वही फैसला जब किसी बाहरी व्यक्ति के आने से लिया जाएगा तो फैसला तुम्हारे हक में जाए या ना जाए ये नहीं कहा जा सकता। सिर्फ यहां बात तुम्हारी नहीं है। जितने भी लोग अपने मामलों में किसी बाहरी या तीसरे व्यक्ति को जिंदगी की अहम बातें बताते हैं, फिर अपनी परेशानियों को बताते हुए उनकी सलाह लेते हैं, उनके लिए गए फैसले को जिंदगी में अहमियत देते हैं, कभी भी अपने खास रिश्तों को सिर्फ आपसी समझ से ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी और की सलाह से। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हर एक इंसान की अपनी सोच समझ होती है, उनका रिश्तों को निभाने का तरीका अलग होता है।
कोई अपने फैसले को शांति से लेना पसंद करता है, तो कोई अक्सर फैसले गुस्से में लेता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए फैसले तुम्हारी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं? मैं समझ गई गुरुजी कि मैंने क्या गलती की थी। मैंने लोगों की बातों पर ध्यान दिया और उनकी दी हुई सलाह को अपनाया। हालांकि मेरे पति ने कभी रिश्तों को अहमियत दी ही नहीं, तो मेरा रिश्ता खत्म तो होना ही था। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे दुख को दुख नहीं कहते? जिससे मैं इतने सालों से परेशान थी, जिसे मैंने इतना झेला, मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, फिर मुझे अपने घर को छोड़ना पड़ा। मैं अपने घर वापस जाकर अपने माँ बाप पर बोझ कैसे बनूं? अगर तुम अपने माँ पिता के घर जाओगी तो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के खाने खर्चे का ही असर पड़ेगा, ना कि इससे उनके जीवन पर कोई बुरा असर पड़ेगा। आखिर तुम हो तो उनकी बेटी ही, और तुम्हें इस तरह से आत्महत्या करते हुए देखकर और भी ज्यादा दुख का एहसास होगा। इसीलिए अपने मन से इस बात का ख्याल निकाल दो। वैसे भी तुम अपने घर की बड़ी बेटी हो, इसीलिए अपने पिता की मदद करके तुम अपने भाई बहनों के लिए अपने फर्ज को निभा सकती हो। वो लड़की बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बात सुनकर 2 पल के लिए पूरी तरह से खामोश थी, लेकिन फिर उसने अपने मन में ही शायद कोई फैसला लिया और उसके चेहरे का रंग देखते ही देखते पूरी तरह से बदल गया। उसने बुद्धिस्ट मंक टोशिन को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और फिर बुद्धिस्ट मंक टोशिन से कहने लगी, मैं समझ गई कि मैंने अपनी इन परिस्थितियों के बदलाव को दुख समझ लिया था और मैंने सिर्फ वही सोचा जो मुझे बताया गया या फिर मुझे समझ में आया। मैंने इसके लिए दूसरे नजरिए का इस्तेमाल ही नहीं किया। आप सही हैं गुरुजी, आप सही हैं। मैं अपने बेटी होने के फर्ज को निभाऊंगी और अब से इन परिस्थितियों के बदलाव को दुख समझकर कभी भी इनसे कमजोर नहीं पड़ूंगी, बल्कि इनका सामना करूंगी, इनका समाधान निकालूंगी और इन परिस्थितियों से कभी भी हार नहीं मानूंगी। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरी जिंदगी का मकसद समझाया। इतना कहते हुए लड़की वहां से चली गई। वो लड़की तो खुश थी, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल जोरों शोरों से अपना सिर उठाने लगा था। इसलिए मुझसे नहीं रहा गया। मैंने देखा कि उस लड़की के खुश होते ही और अपना इरादा बदलते ही बुद्धिस्ट मंक टोशिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, और फिर मैंने उनसे अपने सवाल को पूछ ही लिया। उस लड़की के मन में जो भी चिंता थी गुरुजी, आपने कहा कि वो कोई दुख नहीं था, जबकि वो लड़की अपनी जान देने जा रही थी। अगर उसे दुख नहीं कहते तो फिर असली दुख क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो तुम्हें यह बात समझनी होगी कि दुख हर एक उस चीज को नहीं कहते जो आपको परेशान कर रही होती है। बदलती स्थितियां और परिस्थितियां दुख में नहीं गिनी जाती, जबकि तुम्हारे पूरे जीवन में स्थितियां और परिस्थितियां बदलती हैं, जिसे तुम दुख का नाम देते रहते हो। असली दुख वो है जो मैं और तुम इस धरती पर जन्म लेकर भोग रहे हैं। हम यहां इस धरती और जीवन चक्र में फंस गए हैं। इस जीवन चक्र में हम ना जाने कितने ही लालचों में फंसते हैं, ना जाने कितने ही रिश्तों में बंध जाते हैं, और फिर इन सब में ही उलझकर हम अपने आप को परेशानियां और यातनाएं पहुंचाते रहते हैं कि हमारी किस्मत बुरी है। जबकि असली दुख तो यह है कि इंसान अपने जीवन का लक्ष्य ही समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि धरती पर आने के बाद परिवार में फंसना, शादी करना और बच्चों में उलझे रहना ही जिंदगी है, या तो फिर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना, जायदाद बनाना और फिर उसके बंटवारे करना ही असली जीवन है। और असली दुख का कारण भी यही है कि ऐसा नहीं है जैसे हम सोचने लगते हैं। असली दुख तो उसे कहते हैं जब इंसान
अपनी धरती पर आने का कारण ढूंढ रहा होता है और उसे वो कारण नहीं मिल पाता, यानी कि उसे ये पता नहीं होता कि उसके जन्म का असली कारण क्या है। अगर तुम्हें यह बात नहीं पता है तो तुम उसे दुख कह सकते हो, जैसे कि मैं भी अपने इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं और हमारी जीवन की यात्रा बस चलती ही जा रही है। इसीलिए अपनी जिंदगी को व्यर्थ के कारणों से घेर कर दुखी ना हो, अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढो और मजबूती के साथ आगे बढ़ो। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था और अब मेरा मन भी एक अजीब सी उलझन में फंसा था कि आखिर मेरे अपने जीवन का मकसद क्या है। मेरी तरह अगर आपके मन में ये सवाल है तो समझ जाइए कि आपने भी अपनी जिंदगी की यात्रा को सही रास्ते से शुरू किया है। हमारी यात्रा हर एक दिन बेहद दिलचस्प हो रही थी और फिर मैंने कुछ ऐसा जाना जिससे मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिलने लगी थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम मोंक तोशीन से जानेंगे कि क्यों बुरे विचार हमारे मन से दूर नहीं भागते और किस तरह से हम अपने मन से बुरे विचारों को आसानी से हटा सकते हैं और कैसे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, कैसे बुरे विचारों से फ्री होकर पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तवांग के मौसम के बारे में आपने सुना ही होगा कि यहाँ हर घंटे ठंडा होता ही जाता है। साथ ही यहाँ की बर्फबारी भी बहुत मशहूर है। चलते चलते हम सभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां से नजारे का पूरा लुत्फ उठाया जा सकता था। ऐसे में हम थोड़ा सा थक गए थे, हमें भूख भी लगने लगी थी। इस पर मैंने बहुत ही शौक से कहा कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं, लेकिन बुद्धिस्ट मंक टोशिन ने मुझे समझाते हुए कहा कि वो ऐसे ही कुछ नहीं खा सकते, बल्कि बुद्धिस्ट मंक टोशिन हमेशा भिक्षा मांगकर ही भोजन लेते हैं, जिससे वो जीवन में किसी भी तरह के अहंकार का शिकार नहीं होते। इस पर एक जगह एक औरत बहुत सारा खाना लेकर बैठी हुई थी और लोगों को बिना पैसे लिए ही भेंट करना चाह रही थी, लेकिन यही काम एक आदमी थोड़ी ही दूर पर कर रहा था, लेकिन उसके पास भीड़ थी। इस पर मैं उसे देखकर हैरान हो गया और वहां पर पास ही खड़े आदमी से पूछने लगा, हाँ भैया, वो औरत बिना पैसे के खाना दे रही है, कोई उसके पास खाना क्यों नहीं ले रहा है? जबकि वहीं थोड़ी दूर पर एक आदमी भी यही काम कर रहा है और सभी लोग दूर दूर से सिर्फ उसी के पास आकर खाना खाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? अरे भाई, वो जो आदमी देख रहे हो ना, वो तो नीचे वाले गांव का मालिक है। अक्सर यहां पर भंडारे और दान करने आता है, बड़ा पुण्य का काम करता है वो। लेकिन वो जो औरत देख रहे हो ना, उसके पास मत जाना। तुम्हें पता नहीं क्या कि वो तो पहले वैश्या हुआ करती थी। पहले तो लोग कुकर्म करते हैं और उसके बाद में लोगों को अपने हाथों का बना खाना दान करते हैं। भला कौन लेगा उसके हाथों से खाना? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, बुद्धिस्ट मंक ने बड़े प्यार से जवाब देते हुए उस आदमी से कहा, तो तुम्हारा कहना यह है कि वो वैश्या हुआ करती थी, तो उसके हाथों का बना खाना अपवित्र हो गया। लेकिन वहीं पर जो वो बड़ा सेठ खाने का दान कर रहा है, सभी लोग उसके हाथों का खाना खाकर पुण्य का काम कर रहे हैं और वो भी खुद पुण्य कमा रहा है, यही ना? हाँ बिल्कुल। भला एक वैश्या के हाथ का खाना कोई क्यों ही खाएगा? कौन है जो पाप का भागी बनना चाहेगा? तो अगर मैं उस महिला के पास जाकर उसके हाथों का बना हुआ खाना खाऊं, तुम्हें लगता है कि मैं भी पाप का भागी बन जाऊंगा? अरे गुरुजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप जैसे बुद्धा की सेवा करने वाले बुद्धिस्ट मंक को ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए। लोग क्या सोचेंगे भला? बुद्धिस्ट मंक टोशिन ने मुस्कुराते हुए अपने साथियों को देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए मुझसे भी पूछने लगे, क्योंकि मैं भी उनके साथ इस यात्रा में उनके साथ ही हूं, तो क्या मैं उनके साथ जाकर उस महिला के हाथों का बना खाना खाना पसंद करूंगा? क्योंकि मैं बुद्धिस्ट मंक टोशिन के इशारों को समझने लगा था, इसीलिए मैंने उन पर विश्वास दिखाते हुए अपनी मर्जी से बिना कुछ सोचे समझे ही उन्हें हाँ बोल दिया और उनके पीछे पीछे उस महिला के पास चला गया जो वहां खाना बांट रही थी। बुद्धिस्ट मंक टोशिन को देखते ही उस महिला ने जमीन पर लेटते हुए उन्हें प्रणाम किया और फिर खुशी खुशी अपने हाथों से बनाए हुए खाने को उनके सामने रखते हुए उनसे पूछने लगी, गुरुजी, आप मेरे पास सामने से चलकर आए हैं, इसीलिए मैं धन्य हो गई।
लोग तो मेरे हाथों का बना खाना कभी खाना पसंद ही नहीं करते, लेकिन गुरुजी आपको तो पता है ना कि मैं कौन हूं। हां, मुझे पता है, लेकिन मैं दुनिया की नजर से किसी को नहीं देखता। बुद्ध ने सभी को एक बराबर ही बताया है। तुम भगवान की बनाई हुई वो इंसान हो जो इस धरती पर बस अपना कर्म कर रही हो, और मैं भी वही इंसान हूं जो धरती पर अपने कर्मों पर ध्यान दे रहा हूं। हम और तुम दोनों एक ही समान हैं, बल्कि यहां पर खड़ा हर एक इंसान तुम्हारी ही तरह है। तुम्हारा मन पवित्र है और तुमने एक मां की तरह इस खाने को बहुत प्यार से बनाया है, तो एक बच्चे की तरह ही मैं इसे ग्रहण करूंगा। आखिर मैं इस खाने का अपमान कैसे कर दूं? मैं एक भिक्षुक हूं, और भिक्षा में अगर कोई मां प्यार से खाना परोस कर खिलाती है, तो हम जितने भी बुद्धिस्ट भिक्षुक हैं इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ही खाएंगे। बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बातें सुनकर उस महिला की आंखों में आंसू आ गए, और बुद्धिस्ट मंक उसके बनाए हुए खाने को अपनी भिक्षा के बर्तन में रखते हुए आगे बढ़ गए। जब हम थोड़ी दूर पर पहुंचे तो आदमी जिससे मैंने यह सवाल किया था वापस से भागता हुआ बुद्धिस्ट मंक टोशिन के पास आया और उनसे पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? लगभग सभी लोग अपनी बेइज्जती करवाने से डरते हैं, इसीलिए उस महिला के पास से कभी भी कुछ नहीं लेने जाते। आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं ना कि वो एक वेश्या थी, और एक वेश्या के लिए लोग क्या सोचते हैं आप ये भी जानते हैं। फिर आपने ऐसा क्यों किया? कृपया मुझे बताइए और मेरा भी मार्गदर्शन करिए। मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई पाप किया हो, और आपने मुझे ही कुछ सिखाने के लिए वेश्या के बनाए खाने को भिक्षा में मांगा। मेरा मन अब बोझ से दबा जा रहा है। गुरुजी, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं जानता हूं कि एक वेश्या के नाम से तुम सभी के मन में किस तरह के विचार आते हैं, लेकिन एक बात तो बताओ कि क्या वो वेश्या अपनी मर्जी से बनी होगी? क्या उसके पास भोग विलास करने के लिए कोई पुरुष खुद से नहीं गया होगा? जब पुरुष उसके पास भोग विलास करने के लिए जाते होंगे तो वो अपनी मर्जी से कुछ पैसे देने के बाद ही अपने मन को शांत करते होंगे। उस महिला ने तो न जाने कितने लोगों को मात्र अपना शरीर देकर शांत किया और अपनी जीविका चलाई, लेकिन लोगों ने तो अपना धर्म, अपना कर्म सब मलिन कर दिया। वो अपने काम को पूरी तरह से निभाती रही, लेकिन फिर भी लोग उसे वैश्या का नाम देते हैं। मेरी नजर में वो महिला गलत नहीं है, क्योंकि वो वैश्या है और खुलेआम अपने आप को वैश्या कहती है। लेकिन फिर भी पुरुष जाति के लोग अपना मुंह छुपाकर उसके पास जाते होंगे ताकि सुबह कोई भी उन पर उंगली ना उठाए और उनकी झूठी शान पूरे शहर में यूं ही बरकरार रहे। तो यहां पर मुझे बताओ कि वो पैसा जो बिना मुंह छुपाए अपना काम कर रही है वो गलत है, या मुंह छुपाकर जाने वाले पुरुष अपनी लालसा मिटाने के बाद में लोगों के सामने शरीफ बनने का ढोंग रचते हैं वो गलत है? क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और तुम्हारा मन बोझ तले दबे जा रहा है। इसीलिए तुम्हें कुछ बताता हूं, इसे अपने जीवन में एक नियम के तौर पर इस्तेमाल करना और फिर तुम्हारा मन कभी भी बोझिल नहीं होगा। जब तुम किसी के बारे में सुनते हो तो उसके लिए एक राय बना लेते हो। ठीक वैसे ही वैश्या नाम सुनते ही तुम्हारे मन में गंदे विचार आते हैं। अपने गंदे विचारों पर जिस दिन तुमने रोक लगा दी, तुम्हें हर इंसान अच्छा और पवित्र नजर आएगा और फिर तुम्हारा मन भी हर बोझ से मुक्त हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, मैंने देखा है कि लोग शादीशुदा हो या ना हो, फिर भी पराई स्त्री पर भी बुरी नजर डालते हैं और उसके बारे में गंदा सोचते हैं। शायद इन गंदे विचारों की वजह से ही मन मलिन हो चुका है। क्या इन विचारों को रोका जा सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा।
जब भी तुम्हारे मन को बुरे विचार घेरने लगे तो बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि गहरी सांस लेते हुए अपने विचारों को धीमा करने की कोशिश की जा सकती है। इसी योग और ध्यान का भी उदाहरण समझना है। जैसे योग और ध्यान करते समय गहरी सांस लेते हैं और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने मन पर काबू पाना है और अच्छे विचारों को ध्यान में लाना है। इसके साथ ही एक बार खुद से पूछो कि आपको ऐसे विचार बार बार क्यों आ रहे हैं। आपके मन में अगर बार बार इस तरह के विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या गलत दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए खुद से पूछ कर देखो कि क्या तुम्हारा मन इसी तरह के विचारों को पसंद करता है। क्या तुम्हारा मन इस तरह से कुछ पल में अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल देने वाले विचारों को हमेशा पाल कर रखेगा। इसीलिए कोशिश करो कि इस तरह के विचारों से ज्यादा बचो, उतने ही इतना ज्यादा अच्छा है। जब भी आपके दिमाग को बुरे और गंदे विचार सताने लगें, तो कोई भी एक अच्छा विचार मन में लाकर उसी पल याद करते रहो और अच्छी यादों को अपने मन में बार बार सोचते रहो। गंदे विचार उस काले रंग के जैसे होते हैं जो सफेद रंग पर फैलते हुए उस रंग को मैला कर देते हैं। तो तुम्हें अपने विचारों पर रोक लगाना होगा। अपने विचारों को संभावनाओं में रखकर देखो, जैसे कि दूसरी महिला को देखकर मन में लालच करना, या फिर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, आपके मालिक को आपका काम अच्छा नहीं लगता, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर हर किसी के पास अच्छी कार, अच्छा घर और बड़ा मकान है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप एक अच्छे सफल इंसान नहीं हैं और आपके दिमाग में ये ख्याल आते रहते हैं। लेकिन आप इतना याद रखिए कि आप इस पूरी दुनिया की नजरों का एकमात्र केंद्र नहीं हैं। इसीलिए आपको उन सारी बातों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है। बुरे विचारों को अपने मन से निकालकर सिर्फ अपनी जिंदगी में चल रहे अच्छे काम और परिस्थितियों पर ध्यान दें। अपने किसी भी विचार से भागने की या उन्हें सिरे से खारिज करने की कोशिश ना करें। उनसे लड़िए और उनका सामना करते हुए सच्चाई को अपनाइए। गंदे विचार आपके दिमाग में जब भी दौड़ने लगें, उन विचारों को रोकते हुए अपने आप की हकीकत को तलाशिए और उन बुरे विचारों के परिणामों के बारे में सोचकर खुद को उन विचारों में गिरने से रोकिए। बुरे विचार इसीलिए बुरे कहे जाते हैं क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को और आपकी अच्छी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बात सुनकर वो आदमी पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था और साथ ही मेरे अंदर भी चल रही उथल पुथल अब शांत हो गई थी और मैंने फिर एक अजीब सी शांति का अनुभव किया जो इससे पहले कभी भी मेरे अंदर नहीं थी। आज मेरा मन हद से ज्यादा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बदला हुआ इंसान हो गया हूं। मुझे मेरे अपने अंदर की गंदगी को मिटता हुआ देखकर एक शांति मिल रही थी। शायद मेरी इस यात्रा में यह सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और भी अलग और हटकर था। कैसे हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते कौन से हैं और किस तरह से हम सफलता की कहानी अपने हाथों से लिखते हैं। लक्ष्य को पाने का सही तरीका क्या है? क्या सच में लक्ष्य के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है या कोई आसान सा तरीका लक्ष्य को पाने में मदद कर सकता है? ये सब कुछ जानेंगे हम मोंक तोशीन से हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारी यात्रा हर एक दिन दिलचस्प होती जा रही थी और ऐसे ही जब हम आगे बढ़े तो हमने पाया कि एक छोटा बच्चा अपने पिता की दुकान के पास बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा था, जबकि उसी की उम्र के बहुत सारे बच्चे पास में बैठे हुए खेल कूद कर रहे थे और शोर मचा रहे थे।
मुझे ये देखकर हैरानी हुई। मैंने बुद्धिस्ट मंक टोशिन जी से बातों बातों में ही कहा, देख रहे हैं गुरुजी, लगता है कि ये बच्चा उन सारे ही बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसीलिए तो सारे बच्चों से अलग बैठा हुआ है। वरना ये बच्चे जितना खेलते समय आपस में खुश हो रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं भी उनके साथ खेलने लग जाऊं। और ये बच्चा तो कितना छोटा है, ये पता नहीं किस काम में खोया हुआ है। हाँ, ये बच्चा उन लोगों से थोड़ा अलग है, बिल्कुल किसी शेर की तरह। इसीलिए तो अपने लक्ष्य को साध कर चुपचाप बैठा हुआ है। एक दिन बड़ा होकर यह बच्चा सच में बहुत आगे जाएगा। बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद वो उस बच्चे के लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उसे अकेला देखकर उसके लिए ये सब कर रहे हैं। इस पर मैं उस दुकानदार के पास गया और उससे जाकर उस बच्चे के बारे में कहने लगा, अरे भाई, ये आपका बच्चा है? ये बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहा है? क्या बाकी बच्चे इसे परेशान करते हैं? अरे नहीं नहीं, ये समय आने पर खेल भी लेता है, वरना हमेशा इसी तरह चुपचाप बैठकर किसी न किसी काम में उलझा रहता है। भगवान जाने इसके मन में क्या आता है ऐसा। ये इतना छोटा है कि इसे समझा भी नहीं सकते। मैं इस बच्चे को देखकर हैरान था, क्योंकि बाकी सभी बच्चे खेल रहे थे, मजे से शोर मचा रहे थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे। ऐसे में किसी का भी मन उन बच्चों की तरफ आकर्षित हो जाता, लेकिन वो बच्चा बैठकर अपने काम में उलझा हुआ था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी ऐसे भाव नहीं थे कि जैसे उसे जबरदस्ती बिठाया गया हो या फिर वो काम करना उसके लिए बहुत जरूरी हो। उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटक रहा था। मैं देखकर हैरान था। इस पर मेरे चेहरे की उलझन देखकर बुद्धिस्ट मंक ने मुझसे कहा, तुम इस बच्चे को लेकर बेकार ही सोच रहे हो। ये किसी शेर की तरह अपने लक्ष्य को साध कर बैठा हुआ है। उसके चेहरे की शांति और उसके एकाग्र चित्त मन को देखकर मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि ये अपने लक्ष्य को पूरा करके ही अपना ध्यान कहीं और लगाएगा और बड़ा होकर एक सफल इंसान बनेगा, जो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं उसकी परख रखता हो। मैं समझा नहीं गुरुजी, इतना छोटा बच्चा अपने लक्ष्य को कैसे साध सकता है? इस उम्र में तो बच्चे ठीक तरह से ये भी नहीं सोच पाते कि उन्हें करना क्या है, और आप इसकी तुलना एक शेर से कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। देखो, मेरी बात का किसी उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है। बड़ी उम्र के लोग भी अपने मन को एकांत या एकाग्र चित्त नहीं कर सकते। उनका ध्यान भटकता रहता है, जबकि उनके जीवन के लक्ष्य उनके सामने ही होते हैं, लेकिन वो उस पर चलने का सही रास्ता नहीं जानते। जरा इस बच्चे को ध्यान से देखो। क्या इसके अंदर तुम्हें किसी शेर जैसे गुण नहीं दिखते? शेर हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान साधकर चुपचाप बैठता है और कभी भी बिना शोर मचाए धीमे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। अगर तुम भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें भी शेर जैसे गुणों को अपनाना होगा। और ये देखो, ये बच्चा वही कर रहा है। शेर तो एक शिकारी है गुरुजी, आखिर मैं उससे क्या सीख सकता हूं? और लक्ष्य को पाने के लिए शेर से क्या गुण सीखने चाहिए? शेर के अंदर ऐसे बहुत से गुण होते हैं जिन्हें सीखकर तुम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हो। बस तुम्हें खुद पर काम करना होगा। जैसे कि शेर से तुम पहला गुण यह सीख सकते हो कि एकांत में रहकर अपने लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। और शेर हमेशा ही एकांत में ही रहता है और अपने लक्ष्य पर ही अपनी नजर बनाए रखता है। वो किसी बकरी की तरह झुंड में नहीं रहता है। जिस तरह एक बकरी के चिल्लाने से सारी बकरियां आपस में मैं करके आवाज लगाने लगती हैं, शेर कभी ऐसा नहीं करता है। वो बेहद शांति से अपने शिकार पर अपनी नजर गड़ा कर रखता है ताकि वो अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके और बीच में आने वाले खतरे को पहले से ही देख सके। जिस तरह से कुत्ते एक साथ मिलकर बिना बात ही भौंकने लगते हैं, उस तरह से कभी भी शेर नहीं करता। शेर
हमेशा खामोशी से सारी स्थितियों और परिस्थितियों को नापता जोखता है, ताकि वो किसी भी खतरे में ना फंसे और खतरे में फंस जाने पर आसानी से निकल सके। वो अपने लक्ष्य तक इसी तरह से आसानी से पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह से तुम्हें सिर्फ जीत के बारे में सोचना होगा। हालांकि जीत तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में बहुत सारी परेशानियां और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब तक तुम्हारा मकसद सिर्फ जीत नहीं होगी, तब तक तुम जीत नहीं सकते। हमेशा एक बात को याद रखो, जीत का कोई आकार या कोई वजन नहीं होता। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से तुम्हारी जीत के बीच में आने वाली कठिनाइयां और परेशानियां, इनका कोई भी आकार नहीं होता। इसीलिए ये छोटी और बड़ी दोनों तरह से हो सकती हैं। ये कम समय या फिर ज्यादा समय तक हो सकती हैं और तुम्हें एक शेर की तरह बिना डरे ही आगे बढ़ना है। जिस तरह से एक शेर अपने शिकार के वजन या आकार से डरता नहीं है, बल्कि अपना ध्यान लगाकर रखता है और अपने इरादे मजबूत करके दहाड़ता है, तुम्हें भी अपनी जिंदगी के ऊपर पूरी तरह से ध्यान लगाना होगा। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए बिना डरे आगे बढ़ना होगा और एकमात्र उसी लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा तुम्हें अपने नजरिए को बदलना होगा। तुम्हें अपने अंदर एक सकारात्मक सोच को जन्म देना होगा। हर बात को सोच कर चलो। किसी से जलकर, चिढ़कर या फिर हालात से हार कर हमेशा खुद को या दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। अगर कुछ गलत हो गया है तो भी तुम्हें उन गलतियों से सीखना होगा और यह भी कि दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं। तुम्हारे इस गुण को अपने अंदर लाना होगा। अगर यह नजरिया तुमने अपनी जिंदगी में अपनाया तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमेशा सीखते रहो। अगर तुमने अपने अच्छे और बुरे समय से कुछ सीखना बंद कर दिया तो तुम हारना शुरू कर दोगे। इसीलिए अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है जो तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है। और फिर जब तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की तलाश में रहोगे तो तुम्हारा ज्ञान का घड़ा कभी खाली नहीं होगा और तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हमेशा ही जीत का रास्ता दिखाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि सीखना ही वो गुण है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगा और तुम्हें किसी से कभी भी पीछे नहीं होने देगा। और अब तुम्हें मैं सबसे जरूरी बात बताता हूं, तुम्हें भी सब्र रखना होगा, क्योंकि अगर तुमने सब्र ही खो दिया तो तुम कभी भी अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे जिसकी चाहत तुम्हें है। क्योंकि एक बीज पेड़ बन जाने तक अच्छा खासा समय लेता है और जिस दिन उस बीज से बने हुए पेड़ में लगा हुआ फल पूरी तरह से पककर तुम्हारे सामने आता है तो उसे कह सकते हो कि तुम अपने सब्र की मिठास को देख रहे हो। इस बीज को लगाते हुए तुम्हारा लक्ष्य था कि तुम एक दिन उसके मीठे फलों को जरूर चखो और इसमें कितना सब्र चाहिए होता है तुम्हें इसके बारे में भी पता था। इसी तरह से तुम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हो। बस अपने अंदर सब्र को बनाए रखो। बस ये कुछ बातें तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगी। बुद्धिस्ट मंक टोशिन मुझे समझा ही रहे थे कि तभी वहां कुछ लोगों पर मेरी नजर पड़ी जो बुद्धिस्ट मंक टोशिन की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इस पर उनमें से एक आदमी हमारे सामने आया और बुद्धिस्ट मंक टोशिन के पैरों के पास बैठते हुए उनसे हाथ जोड़कर कुछ कहने लगा, जिसे सुनकर मेरा मन अब हद से ज्यादा खुश हो गया था।
क्या हमारा मन पावरफुल होता है? आखिर कैसे अपने मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उसकी मदद से एक सक्सेसफुल इंसान बना जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में जानेंगे।